हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आप में से गुड इवनिंग। आप में से बहुत सारे लोग मुझे पहले से भी जानते होंगे, राइट। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आप में से बहुत सारे लोग मुझे पहले भी जानते होंगे, है ना। हाँ, सो यस, सो आप लोग मुझे देख पा रहे हैं ना। वेरी गुड। ओके, सो आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के लिए मैं आज यहाँ पे आप लोगों के बीच हूँ। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ आप सबको। मेरा नाम है अंकित शर्मा और मैं इस एनजीओ एसडीएस फाउंडेशन का एक छोटा सा मेंबर होने के साथ थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं। संस्था के थोड़े से काम ज़्यादा देखता हूँ, बाकी संस्था का सबसे छोटा मेंबर। और इसके साथ ये जो आप लोगों का कोर्स चलाया जा रहा है, इस कोर्स को और आपकी क्लासेस को कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी मेरी ही होती है मोस्टली। तो इस वजह से यहाँ पे साधना जी हैं। थैंक्स टू हर कि ये आप लोगों को पढ़ाने के लिए हमारी रिक्वेस्ट पे आप लोगों के बीच में है। आज कल नहीं आ पाने के पीछे मैं क्षमा चाहता हूँ कि कल कई सारे रीजंस थे कि मैं नहीं आ पाया, कई सारी व्यस्तताएँ थी। और आप सारे लोग क्यूरियस होंगे हमारे एनजीओ के बारे में जानने को लेके और अपने कोर्स को जानने को लेके कि आपका कोर्स कौन सी दिशा में जाएगा, क्या पढ़ाएंगे हम लोग। क्योंकि इंग्लिश भी कई तरीके की होती है ना। इंग्लिश लैंग्वेज अलग होती है, इंग्लिश लिटरेचर अलग होती है, इंग्लिश स्पोकन अलग होती है, इंग्लिश ग्रामर अलग होती है, इंडियन एक्सेंट अलग होता है, अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट, मतलब इंग्लिश के हजारों टाइप हैं। एम आई राइट? हाँ, तो यहाँ पे एसडीएस फाउंडेशन में आप लोग इंग्लिश में क्या सीखने के लिए हैं और हमारी संस्था क्या काम करती है। बिकॉज अगर हम आपको सिखा रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं। पंकज जी, आपका हैंड रेज हो रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। मैं आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करूँगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इसको नोट डाउन करके रख लीजिए या फिर आप पॉइंट आउट करके रखिएगा। सबसे पहले मैं आप सबको अपनी संस्था के बारे में बताता हूँ। इस एनजीओ का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्किल फाउंडेशन। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एसडीएस फाउंडेशन कहते हैं। और हमारी संस्था का जो नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये शब्द 2015 के बाद से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया है। वैसे ही संस्था का जो इस नाम का सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस वर्ड का जो यूज है वो 1979 में हुआ था। अभी मैं उस सारी बातों पे भी आऊँगा। फिर 1982, उसके बाद 1991 में एक अर्थ समिट हुई थी जो कि रियो में हुई थी, ब्राज़ील में। आप लोग सबने सुना होगा रियो ओलंपिक जहाँ पे हुआ था। 2016 में ओलंपिक वहीं पे हुआ था। तो ब्राज़ील की एक सिटी है, बहुत फेमस है, वहाँ पे अर्थ समिट हुई थी 1991 में। हाँ, मैं इस पर भी आऊँगा। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड 1979 से चर्चा में आके 1991 पे लैंडमार्क बना। बट 2015 के बाद से जैसे परिस्थितियाँ बदलना शुरू हुई, हमारे इन्वायरमेंट में प्रदूषण की मात्रा बढ़नी स्टार्ट हुई, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन या फिर अमोनिया की मात्रा ज़्यादा होने लगी, तो फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मांग उठी। तो फिर अब जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मांग उठी तो आखिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। अब साल 2 साल से आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। अभी एसएससी एमटीएस के जो एग्ज़ाम्स खत्म हुए, इन एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम्स में 2 से 3 सेट पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन आया कि इनमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। उसमें से 4 ऑप्शन दे रखे थे, कोई एक ऑप्शन मार्क करना था आप लोगों को। सो अगर इस दिशा में बात की जाए तो फिर जब हमने अपनी एनजीओ बनाया 2021 में, तो फिर हमने भी इसका नाम रखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके आगे हमने एक वर्ड और ऐड किया, स्किल। और फाउंडेशन जो कि एनजीओ है, तो एनजीओ के आगे फिर हम कुछ ना कुछ वर्ड ऐड करना होता है, तो हमने फाउंडेशन यूज़ किया। हम फाउंडेशन है, सोसाइटी एक्ट है हमारा। तो अब आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों। ये जो इतना सब कहानी आपको बताई ना, इसके बताने के पीछे का एक उद्देश्य था। आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट समझ में आना चाहिए कि हम किस परिक्षेत्र में बात करना चाह रहे हैं, आखिर हमारी बात कौन सी दिशा में जाएगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मतलब होता है, अगर पर्यावरण के परिक्षेत्र में या फिर इकोनॉमी,
अर्थव्यवस्था के परिक्षेप में इस शब्द की बात करें तो होता है सतत विकास। सतत विकास को थोड़ा सा और तोड़ के देखा जाए, थोड़ा सा और साधारण भाषा में देखा जाए तो शुद्ध भाषा में कहेंगे टिकाऊ विकास। अब थोड़ा समझ में आया आपको ये सब? वे बहुत अच्छी बात है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अब एग्जैक्ट मीनिंग और हाँ, अब इसको वैज्ञानिक किस तरह से सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट को परिभाषित करते हैं, हम उस दिशा में आते हैं। और ये जो जितने भी क्योंकि बहुत साइंटिफिक शब्द है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और बहुत अपने आप में बहुत टफ शब्द है। अगर समझ जाया जाए तो बहुत आसान है। आपकी मैं इस शब्द को इस वजह से एक्सप्लेन आप लोगों के सामने कर रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे सीधे सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का मतलब पूछ लिया जाता है, ठीक है? तो इस शब्द को भी अपने दिमाग में क्लियर करना बहुत जरूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि वर्तमान पीढ़ी का इस तरह से विकास करना कि वर्तमान पीढ़ी ठीक तरह से सरवाइव करती रहे, उसके साथ जो रिसोर्सेस हैं उनको जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए बचा के रखा जाए। जो इस तरह का विकास होता है, इस तरह के विकास को ही हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर सतत विकास। मतलब वर्तमान पीढ़ी का कुछ इस तरह से विकास करना कि जो रिसोर्सेस हैं उनको भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बचा के रखा जाए। हाँ अजीत बोलो, क्या क्वेश्चन है आपका? आप अगर स्पेलिंग की बात करें, मैं आपको स्पेलिंग इसकी बता देता हूँ, साथ थोड़ा सा और आप समझ जाएंगे। सस्टेनेबल की स्पेलिंग होती है, तो डेवलपमेंट का तो मतलब आपको पता होगा ना, डेवलपमेंट मतलब विकास होता है, बिल्कुल। तो सस्टेनेबल का मतलब होता है SUSTAINABLE, सस्टेनेबल। एक वर्ड होता है सस्टेन करना। इफ यू विल लर्न इंग्लिश नाइसली देन यू विल बी एबल टू सस्टेन इन दिस वर्ड। मतलब कि अगर आप इंग्लिश सीख लेंगे तो आप दुनिया में ठीक तरह से अपने आप को आंक पाएंगे। सस्टेनेबल वर्ड अपने आप में बहुत डायनेमिक है, ठीक है? तो आप अगर आप भी MTS, CGL, CHSL या फिर और भी एग्जाम्स देंगे, वहाँ पे कई बार हो सकता है, अगर लक अच्छा रहा तो आपके में भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन सा है या फिर इनमें से सतत विकास किसे कहेंगे। तब आपको वहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है कि वर्तमान पीढ़ी का इस तरह से विकास कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रिसोर्सेज को बचाया जा सके। तो ऐसे विकास को हम कहते हैं सतत विकास, ठीक है? अब आते हैं हम अपने पॉइंट पे, अपनी क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू पे कि हमारी जो NGO है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसका हम किस तरह से आखिर सतत विकास कर रहे हैं समाज का, और इसका नाम क्यों है ऐसा सतत विकास, हमने नाम ही क्यों रख लिया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कि हम लोग आप लोगों को देखो, अभी हमारी पिछले 5-6 महीने से रीजनिंग और मैथ्स की क्लासेस पोस्टपोन है, नहीं शुरू हो पाई हैं। अब मतलब 1-1.5 साल हम लोगों ने चलाया, लेकिन बच्चे 2-3-4 बच्चे आ रहे थे तो फिर हमने उनको बंद कर दिया। बाकी हम लोग मैथ्स आप लोगों को पढ़ा रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट, रीजनिंग आप लोगों को पढ़ा रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा हम लोग जीके पे कॉन्सेप्ट टॉक्स लेके आ रहे थे गूगल मीट पे, ऐसे क्लासेस में फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा हम लोग आपको इंग्लिश सिखा रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो शेयर करने से बढ़ती है। नॉलेज ऐसा नहीं है जिसको रखने से या फिर किसी को शेयर करने से किसी भी तरह का नुकसान होगा। कोई लॉस है क्या? साधना मैम आपको पढ़ाने आ रही हैं, इसमें साधना जी का कोई लॉस नहीं है। आप लोग पढ़ने आ रहे हैं, आपका कोई लॉस नहीं है। तो नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिसको हम शेयर कर सकते हैं। फिर और हम लोग इन्वायरमेंट पे प्रोग्राम्स करते हैं, और योगा डे पे हम लोग लोगों को जाके अवेयर करते हैं। बाकी सोशल एक्टिविटीज़ में हम लोग समाज में जाकर लोगों को जागरूक करते रहते हैं कि किस तरह से महिलाओं को शिक्षित करना चाहिए, किस तरह से पर्यावरण को लेकर जागरूक होना चाहिए। समाज में जातिवाद हटाने पे हम लोग फोकस करते हैं, जाके लोगों को समझाते हैं, रैलियाँ करते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि समाज का एटलीस्ट देखो सुधार, मतलब बदलाव आए या ना आए, बट सुधार आना ज़रूरी है। तो सुधार का एक प्रयास है। इस वजह से हमारा फोकस ऐसे विकास पे है कि हम लोग पेट्रोलियम से ज़्यादा सोलर एनर्जी को प्रमोट करते हैं। पेट्रोलियम को कम प्रमोट करने के पीछे का रीज़न कि देखो पेट्रोलियम एक ऐसी एनर्जी है जो एक न एक दिन ख़त्म हो जानी है। आप सबको पता है पेट्रोल, डीजल या फिर जो भी है केरोसिन ऑयल एक न एक दिन तो ख़त्म होना है, सब जानते हो आप लोग। और सोलर एनर्जी
कहाँ खत्म होगा, सूर्य कहाँ चला जाएगा ब्रह्मांड छोड़ के। सोलर एनर्जी तो डे बाई डे बढ़ती जा रही है, सूर्य की हीट बढ़ती जा रही है डे बाई डे, तो हम लोग सोलर एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वर्ड को मीनिंगफुल कर रहे हैं। ठीक है, अब आप लोगों को हमारी एनजीओ का मोटिव तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। हम लोग स्क्रैप जो फिजिकली डिसेबल बच्चे हैं, चैलेंज बच्चों को हम लोग स्क्रैप्स भेजते हैं, और उनके लिए जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स के फॉर्म वगैरह भरना हो गया। हमारी एचडीएस फाउंडेशन का साइबर कैफ़े है जिसमें कि हम एक मिनिमम फीस में बच्चों के फॉर्म भरते हैं, और मिनिमम फीस इन द सेंस कि हमारे पास कोई ऐसा लड़का नहीं है जो कि फ्री में आके हमारे साइबर कैफ़े पे आके बच्चों के फॉर्म भर सके। अगर कोई ऐसा लड़का मिल जाए तो हम बच्चों के फॉर्म फ्री में भी भरना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से हम कई सारे काम जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखे हैं। इन वजहों से हम अपनी जो सस्टेनेबल वर्ड है इसको मीनिंगफुल करते चले जाते हैं। इसके अलावा आपका जो कोर्स है, अब हम आपके इंग्लिश के कोर्स पे आके बात करेंगे। इस कोर्स को बेसिकली डिज़ाइन किया गया है एसएससी एग्जाम्स को लेकर। एसएससी या डीआरडीओ वगैरह के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली, उनके लिए इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। या फिर और भी सी या डी ग्रेड के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी, जैसे कि रेलवे की बात करें ग्रुप सी या ग्रुप डी, या फिर स्टेट लेवल के जो और अदर एग्ज़ाम्स होते हैं जो सी या डी ग्रेड के, उन सभी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश जो भी आनी होगी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि इन्हीं क्लासेस से आए। इस कोर्स में आप लोगों को साधना जी ने कल आपको बताया होगा कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा। आपकी ग्रामर पे पूरा का पूरा फोकस किया जाएगा। अभी वोकैब का सेक्शन पढ़ाया जाएगा। वोकैब के सेक्शन में आप लोगों को एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस और कुछ अभी बेसिक चीज़ें तो शुरुआत यहीं से होनी है। उसके बाद जैसे धीरे धीरे आप लोग आगे जाते जाएंगे चीज़ें आप लोगों को आगे क्लियर होती जाएंगी। जहाँ तक टीचर्स की बात रही तो वोकैब का पूरा सेगमेंट साधना जी पढ़ाएंगी। ग्रामर के सेगमेंट में हो सकता है कि मैं या फिर कोई दूसरा टीचर आप लोगों के बीच आएगा वो पढ़ाएगा। दूसरे टीचर के बारे में क्लियर नहीं कह सकते, हो सकता है कि ग्रामर का सेक्शन मैं खुद ही आके पढ़ाऊँ। और अभी आप लोगों की तैयारी, आप लोग ये मान लीजिएगा कि आप लोगों के बीच में जितना भी पढ़ाया जाएगा, सबसे पहले तो एसएससी का जितना भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होंगे मोस्टली 90% आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स के साथ कराया जाएगा, जिससे कि अगर आप लोग कुछ भी या जो अभी जो लोग सीजीएल का एग्जाम था, आप में से कोई ऐसा है जो सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हैं इसी बार? आप में से कोई ऐसा है जो इस बार सीजीएल का एग्जाम देने जा रहा है? ओके ओके ओके, यू आर आल्सो इन, वेरी गुड। अगर ऐसा भी है तो भी अच्छी बात है। आप एमटीएस या सीएचएसएल जो भी बच्चे एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं कुल मिला के, उनके लिए ये बेनिफिशियल ही होने वाला है। तो आप लोग आराम से तैयारी कीजिए। और आप लोग, अरे लेट मी कंप्लीट डियर, मतलब कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आप लोगों के काम का नहीं होगा, पहली बात तो। और आगे इन फ्यूचर, मतलब आप क्या, विशाल जी का क्वेश्चन था ना कि जो तैयारी नहीं कर रहा उनके लिए क्या, आपका ही क्वेश्चन था ना विशाल? ये किसका क्वेश्चन था कि जो तैयारी नहीं कर रहा है एग्जाम्स के लिए उनके लिए क्या? अच्छा अजीत, आपका क्वेश्चन था। तो आप अभी क्या, अब किस चीज़ की तैयारी करो, कौन सी क्लास में हो तुम? वेरी गुड, 12th में हो आप। तो आप ऑब्वियसली आप 2024 में आप आराम से दे सकते हो एसएससी वगैरह के एग्जाम्स। उसके बाद जो एग्जाम्स नहीं देगा डजेंट मैटर कि वो क्या करेगा, एटलीस्ट उसकी पहली बात तो उसकी वोकैब स्ट्रांग होगी, दूसरी बात उसकी इंग्लिश ग्रामर स्ट्रांग हो जाएगी, तीसरी बात अगर वो नहीं भी चाह रहा है एग्ज़ाम देना तो एटलीस्ट वो इंग्लिश पढ़ना तो जानना चाह रहा है ना, इंग्लिश बोलना तो सीखना चाह रहा है ना। तो इसमें आप लोगों को, हम जैसे ही आपकी ग्रामर और आपके वोकैब का सेक्शन खत्म होगा, हम सीधे सीधे आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पोकन पे लेके आ जाएंगे और इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कराने लगेंगे क्लास में आपके साथ। फिर इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस जो हैं वो बिल्कुल डायनेमिक तरीके से चलेंगी, जिसमें कि आप लोग अच्छे से सीख सकें इंग्लिश बोलना, एटलीस्ट अंग्रेजी बोलना, ठीक तरह से बोलना, इंग्लिश सुनना, इंग्लिश समझना, इंग्लिश पढ़ना तो सारे लोग चाहते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में अंग्रेजी बहुत ज़रूरी है। किसी ने सही कहा है कि इंग्लिश इज़ नॉट अ लैंग्वेज, इंग्लिश बिकम्स
एंड स्किल इन दिस वर्ल्ड नाउ डेज। तो आपको अंग्रेजी तो आनी चाहिए, बिना अंग्रेजी के हम क्या हैं, जीरो, कोई समस्या ही नहीं। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है 2018 में मैं दिल्ली आया था, और 2018 में जब मैं दिल्ली आया तो मैं सिर्फ 12th पास करके आया था, मेरा ग्रेजुएशन मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। तो जब मैं आया कॉलेज में, तो चूँकि मैं गांव से था तो मुझे इंग्लिश समझ में ही बहुत कम आती थी। मीन्स आई कैन से आई वॉज जीरो ऑन दैट टाइम इन इंग्लिश। तो मुझे इतना अजीब सा लगता था कि क्लास में मुझे आधी बातें समझ नहीं आती थी। हिस्ट्री की टीचर आके क्या पढ़ा के चली कि मुझे मतलब आधी बात समझ में आधी आई नहीं। इंग्लिश की क्लास, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश था एज ए मेन सब्जेक्ट, तो समझ ही नहीं आता था कि जो टीचर हैं मैम है वो क्या आके पढ़ा के चली गई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एटलीस्ट आप बच्चों को, आखिर बच्चे उन चीज़ों से ना गुजरें, हमारा यही प्रयास है कि हम आप लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रदान करें, और जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसका बेनिफिट हो, और जो बच्चे नहीं तैयारी कर रहे हैं उनकी वोकैब का जो सेक्शन है वो अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। एटलीस्ट इतना तो बेनिफिट मिलेगा ना आप लोगों को। बोलो। ओके, तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ कि मेरी इंग्लिश किस तरह से स्ट्रांग हुई या फिर मैंने कैसे अपनी इंग्लिश पे काम किया, तो देखो राधिका, मैं मेरा ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर से था, मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर थी, और मेरे पास 6 में से 3 पेपर में इंग्लिश रही। तो मेरी इंग्लिश ग्रामर ठीक ठाक थी, बहुत स्ट्रांग नहीं थी बट बहुत वीक भी नहीं थी जब मैं गांव में था तो भी। मीन्स कि मैं इंग्लिश में अच्छा था, बट कितना भी अच्छे हो जाओ, कितना भी अच्छे हो जाओ, बट अगर आप गांव के एक सरकारी स्कूल से पास हो ना तो आप समझ सकते हो कि उत्तर प्रदेश से हो भी क्या स्तर रहा होगा। फिर धीरे धीरे करके थोड़ा सा, हालांकि बहुत हेजिटेट होता था मैं बात करने में बच्चों के सामने, कि सारे बच्चे ज़्यादातर सीबीएसई के इंग्लिश मीडियम के। धीरे धीरे करके मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ तो करना चाहिए। मैं कई सारे ऐप्स को ट्राई किया इधर उधर से। फिर मैंने एक 4th क्लास के इंग्लिश मीडियम के बच्चे को 2019 18 में दिल्ली आया, 2018 में, और 2019 में इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। उस बच्चे को पढ़ाने के लिए उसको हिंदी ठीक से आती नहीं थी, मुझे ठीक से इंग्लिश नहीं आती थी, तो इस वजह से मतलब मैं उसके लिए अनजान, वो मेरे लिए अनजान। मतलब एक है नहीं कि सनम तू भी नया मैं भी नया, तू क्या समझे मैं क्या समझूं, ऐसा था हमारे लिए। तो तो झूठी में मक्कार वाला था। तो उसको पढ़ाते पढ़ाते मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा, और उसको पढ़ाने के लिए मैं घंटे 2 घंटे पढ़ता था, तो एक थोड़ा सा ये था मेरे लिए। और फिर मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, ऐसा करते करते पढ़ाते पढ़ाते मैंने बहुत सीखा राधिका। मीन्स मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस इतना वैल्यूएबल है कि ऑब्वियस है कि मैं दिल्ली में था, अपनी अर्निंग के लिए पढ़ाता था, लेकिन मैंने जितना मतलब कह सकते हैं फीस नहीं ली बच्चों से, उससे 4 गुना ज़्यादा मैंने खुद सीख लिया पढ़ाते पढ़ाते। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मेरी इंग्लिश थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग हुई। फिर 2022 में मैंने एक संस्था है दिल्ली बेस, मैंने उस संस्था शायद 21, हाँ 21 के आसपास, हाँ 21 में, मैंने 21 के एंड में नवंबर में एक संस्था ज्वाइन किया, और अमेरिका बेस एनजीओ है वो, उसका ऑफिस मतलब बहुत सारी ब्रांचेस हैं दिल्ली में और अदर स्टेट्स में। मैंने उस एनजीओ को ज्वाइन किया, और वहाँ पे मैंने लगभग 1 ईयर तक इंग्लिश स्पोकन का कोर्स किया। तो उसके बाद आज ऐसा है कि मैं ठीक ठाक तरह से बात कर सकता हूँ, और आप मतलब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि मैंने जिस संस्था से सीखा उस संस्था ने कोई फीस नहीं ली हमसे, लेकिन उस संस्था, मैं क्या ही कहूँ, उस संस्था के साथ मैंने टाई अप करने का प्रयास किया, लेकिन वो संस्था दिव्यांग बच्चों को नहीं पढ़ाती है। ये एक दुर्भाग्य है, चाहे मैं कहूँ दिव्यांग बच्चों का, हमारे समाज का, या फिर हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है कि समाज के उन लोगों को जिनको मदद की आवश्यकता है कोई भी आगे आना नहीं चाहता। तो फिर मुझे लगा कि अगर मैं इस फील्ड में हूँ
मेरा एक मित्र है राम निरंजन जी, आप लोग जानते होंगे, इस संस्था के हमारे एसडीएस फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हुए हैं। हमारे कॉलेज के बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, और हम लोग साथ में पढ़ते थे। उनको देख के, उनसे बात कर करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मुझे लगा कि नहीं, हम साथ में हैं तो कुछ करें समाज के लिए। इस वजह से फिर हमने संस्था स्टार्ट की। और अभी आप लोग, मुझे उम्मीद है कि कई सारे बच्चे हमारी क्लासेस से जिन्होंने एसएससी एमटीएस वगैरह के पेपर में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए, हमारी इन्हीं क्लासेस में आते थे। एक सोमेश कुमार पांडे जी, हालांकि हमारी एसडीएस फाउंडेशन की कोर टीम के सदस्य भी हैं, उसके साथ हमारी इंग्लिश की क्लासेस में आते थे। उस समय मैं और थोड़े दिन उस बैच में 3 लोगों ने पढ़ाया था। मैंने भी पढ़ाया था, डीपी सर ने भी पढ़ाया था, और रोहित धीमान जी ने भी पढ़ाया था। उस बैच के वो छात्र भी थे और हमारी टीम के सदस्य भी थे। अभी थोड़े दिन बाद उनकी आर के पुरम में ज्वाइनिंग होने वाली है एसएससी एमटीएस में 2022 वाले बैच में। उनके ऑल ओवर इंडिया 385वीं रैंक थी, 385। और भी कई सारे बच्चे हैं इस बार के भी पेपर में। कुछ बच्चे हैं जिनके बहुत अच्छे खासे नंबर रहे हैं। ये बस मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि इन क्लासेस को अगर आप लोग सिर्फ ये सोच के पढ़ रहे हैं कि इन क्लासेस का लेवल नहीं है, या फिर इन क्लासेस में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ टाइम पास होगा, तो आप सारे बच्चे जो भी हैं वो ये मत सोचें, क्योंकि समय सभी का महत्वपूर्ण है, चाहे वो मेरा हो चाहे वो आपका हो। अगर हम 1 घंटा अपना इम्पोर्टेंट देके यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, तो आप लोग ये मान के चलेगा कि उसके लिए कम से कम 2 घंटे हमने पहले घर पे बैठ के पढ़ा होगा और तैयारी की होगी, उन वर्ड्स को चुना होगा, जो भी वर्ड्स आपको पढ़ाने होंगे प्रीवियस ईयर की कॉपी से निकाले होंगे, उनके 4 सोल्यूशन ढूंढे होंगे, उसके बाद आप लोगों के सामने आए हैं। और इनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। पिछले 2 एमटीएस के एग्जाम्स हुए हैं, एमटीएस सीएचएस और सीजीएल। सीजीएल 3 बच्चों का हुआ था प्री मेंस। कोइंसिडेंट है कि एक का भी क्वालिफाई नहीं हो पाया है, बस किस्मत खराब थी उनकी कि टाइपिंग की वजह से, नहीं तो हो सकता था कि मेंस भी हो सकता था उन बच्चों का, बट बहुत अच्छा नहीं रहा मेंस, लेकिन प्री हो गया था। तो आप लोग समझ लीजिएगा कि क्लासेस का स्तर काफ़ी अच्छा खासा है। और थोड़े समय में अगर आप लोग 8 से 10 बच्चे, 12 बच्चे तक क्लासेस में आते रहे, तो हम जीके पे कॉन्सेप्ट टॉक्स स्टार्ट करेंगे। उन जीके की कॉन्सेप्ट टॉक्स में से एक एक टॉपिक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे और उन पर बात किया करेंगे। दूसरी और मतलब लास्ट बात सबसे ये है कि पिछले 2 बार से ऐसा हो रहा था कि कोर्स हम लोग शुरू कर रहे थे लेकिन बच्चे कम हो रहे थे, तो हम बीच में इसको बंद कर दे रहे थे। लास्ट टाइम पे जब कोर्स हमने आई थिंक हमने मई के एंड में बंद किया था, जून में बंद किया था, मुझे ठीक से याद नहीं है। बंद नहीं किया था, पोस्टपोन हुआ था। उसका कारण ये था कि साधना मैम के एग्ज़ाम्स थे, इस वजह से वो अवेलेबल नहीं थी। बट अब से प्रॉमिस रहा मेरा आप लोगों से कि कोर्स बीच में छोड़ा रोका नहीं जाएगा। कोर्स अब ख़त्म करके ही दम लिया जाएगा। फिर चाहे और भी अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी कि और लोगों की आवश्यकता है हमें अपनी टीम में, तो उनको भी ऐड किया जाएगा लोगों के साथ, जिससे कि किसी एक टीचर पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े और चीज़ें बहुत स्मूथली चलती रहें। अब अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन आप लोगों का? वेल डन राधिका, हमें बहुत खुशी है कि हमारे साथ ऐसे बच्चे भी जुड़े हुए हैं जो खुद भी समाज में आगे आके लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। आई एम रियली सॉरी, सॉरी, आई एम रियली हैप्पी टू नो दिस कि बच्चे मतलब काफ़ी अच्छे हैं और मेच्योर हैं। ठीक है राधिका, अगर आप चाहें तो आप हमारी संस्था के मेंबर बन सकती हैं, और आप जिस भी तरह से हेल्प करना चाहती हैं सोसाइटी का, आप हमें बता दीजिएगा कि आप किस तरह से हेल्प कर पाएंगी। डेफिनेटली हम आपको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। और आप जितने भी समय तक हमारे साथ काम करती रहेंगी, बस इतना है कि आपको 6 मंथ प्लस काम करना पड़ेगा हमारे साथ। हम आपको एनजीओ के साथ काम करने की कैपेसिटी प्रोवाइड करेंगे।
खुद आएँ, थोड़ा सा इनिशिएटिव में कुछ करने का प्रयास करें। आप जिस भी तरह से आप कुछ करना चाह रहे हैं, आप ऐसे साधना से इन्फॉर्म कर दीजिए। आप या तो मेरे को मैसेज कर दीजिए, फिर अगर मेरा नंबर है आपके पास तो आप उसमें ग्रुप क्रिएटर पे जाके देखेंगे तो मैं भी नहीं कहता हूँ ग्रुप, आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आपको ID कार्ड भेज दूँगा। उसके साथ ही आप जिस तरह से हेल्प करेंगे आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? ओके, आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए। ओके, आप टेक्स्ट कर दीजिए। एनी मोर क्वेश्चन? आप में से किसी के भी माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन है वो मेरे से बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। गूगल पहली बात तो मैं डेली क्लास में नहीं आ पाऊँगा, तो अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली मुझे मैसेज कर दें। आज की क्लास के बाद भी किसी भी तरह का तो या फिर कभी भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है क्लास करने में कुछ भी, डेफिनेटली आई विल बी देयर टू हेल्प यू। कोशिश करें आप मुझे कॉल की बजाय आप मुझे बात कर सकते हैं। अगर मेरे टाइम से ऐसा होता है कि मैं कॉल नहीं कर पाता हूँ तो आप लोग को ईमेल आई डी कॉल कर सकते हैं। बाकी निरंजन भी आप लोगों के बीच है, तो अगर मेरा कॉल नहीं पिकअप हो पा रहा तो आप उन्हें मैसेज कर दें, आपको निरंजन की तरफ से रिस्पॉन्स मिल जाएगा। इन डाउट? किसी के मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है आज क्लासेस को लेकर, कोर्स को लेकर कुछ भी तो पूछ सकता है अभी।